वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द स्टिंग ऑफ पेपरकॉर्न्स बाय एंटोनियो गोम्स। एंटोनियो गोम्स का ये नॉवल है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे, देन टाइटल के मीनिंग को डिस्कस करेंगे, इसकी शॉर्ट समरी को एंड मेजर थीम्स को भी डिस्कस करेंगे। इस नॉवल के करेक्टर्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं। इसका बैकग्राउंड डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो नॉवल की स्टोरी है वो बेस ही इसके बैकग्राउंड पे करती है। अब इसके बैकग्राउंड में क्या है, पुर्तगाल एंड गोवा है, कॉलोनियल गोवा है। 1961 का टाइम है एंड कॉलोनियल गोवा है। अब पुर्तगाल जो है ना वो गोवा को कॉलोनाइज्ड किए हुए था। अब ये कॉलोनाइजेशन जो है वो ख़त्म होने वाली थी, मींस कि ये जो कॉलोनियल टाइम पीरियड है वो ख़त्म होने ही वाले था क्योंकि इंडिया ने ऑपरेशन विजय दिसंबर 1961 में स्टार्ट किया था। इस ऑपरेशन से गोवा को इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया एंड पुर्तगाल का जो कंट्रोल था गोवा के ऊपर, जो इसने कॉलोनी यहाँ पर बनाई हुई थी, वो एंड हो जाती है। गोवा जो है वो पहले पुर्तगीज़ के रूल में था 455 ईयर्स से। अब जो है वो इंडिया के रूल के अंदर आ जाता है, इंडिया के लीगल सिस्टम को ये फॉलो करना शुरू कर देता है। तो गोवा जो है वो अब इंडिया का पार्ट बन जाता है, इंडिया की टेरिटरी बन जाता है। अब ये जो शिफ्ट है वो गोवा में बहुत बड़ा था। मींस के पहले यहाँ पर जो है वो पुर्तगीज़ रूल चल रहा था, यहाँ पर पुर्तगीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता था। यहाँ पर लैंडलॉर्ड्स थे, यहाँ पर जो है वो एलिट क्लास सिस्टम था, यहाँ पर कास्ट सिस्टम भी था, सब कुछ था। तो अब यहाँ पर जो है वो शिफ्ट हो रहा है, मींस के गोवा जो है वो अब एलिट रिच पावरफुल पीपल से चेंज होकर इंडियन रूल की तरफ जा रहा था, जहाँ पर जो है वो अब कहीं ना कहीं इक्वलिटी भी थी एंड ये जो लैंडलॉर्ड सिस्टम था ये भी ख़त्म होने वाला था। गोवा के जो लोग थे उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, लैंड, जॉब सब कुछ जो है वो पुर्तगीज़ रूल के साथ अटैच था। अब जो है वो उन्हें एडजस्ट करना था और इंडियन रूल के साथ चलना था, न्यू सिस्टम के साथ चलना था। एंड ऑल पुर्तगीज़ कनेक्शंस जो है वो सारे ख़त्म हो चुके थे, जिसमें इकनॉमी, सोसाइटी, कल्चर, ये सब कुछ जो है वो ख़त्म हो जाता है और इंडिया जो है ना वो कंट्रोल ले लेता है हर चीज़ पर। अब इंडिया के कल्चर को फॉलो किया जाना था, इंडिया के लीगल सिस्टम को, फाइनेंशियल सिस्टम को, इकोनॉमिक सिस्टम को, हर चीज़ को उसी को अब फॉलो करना था। तो यहाँ पर जो गोवा के लोग थे उनके लिए थोड़ा टफ टाइम भी था क्योंकि जो इलिट क्लास थी उसके लिए सबसे ज़्यादा टफ टाइम था क्योंकि वो पुर्तगीज़ रूल में कहीं ना कहीं बेनिफिट ले रहे थे। बट अब इंडियन रूल में उसे बेनिफिट होगा या नहीं होगा ये तो उनकी लक पे डिपेंड करता था। सो ये इसके बैकग्राउंड में इवेंट आ जाता है कि गोवा पुर्तगीज़ रूल से निकलकर इंडियन रूल के अंडर आ जाता है। अब नेक्स्ट जो है वो हम इसके टाइटल को डिस्कस करते हैं। द स्टिंग ऑफ पेपरकॉर्न्स, इसको टाइटल इस वजह से दिया गया है क्योंकि गोवा में एक बहुत बड़ी ट्रेड होती थी और वो ट्रेड किस चीज़ की थी, ब्लैक पेपर की ट्रेड थी। इस ट्रेड की वजह से यूरोपियन ने इंडिया को कॉलोनाइज करने की बार बार जो है वो ट्राई की क्योंकि जो ब्लैक पेपर है वो गोल्ड की तरह देखी जाती थी यूरोप में, क्योंकि इससे बहुत सारी मेडिसिन एंड इवन के इसको करेंसी के तौर पर भी जो है वो यहाँ पर यूज़ किया जाता था। तो पेपर की ट्रेड की वजह से इस नावल को ये टाइटल दिया गया है क्योंकि पेपर की ट्रेड की वजह से ही गोवा को पहले पुर्तगीज़ ने कंट्रोल किया हुआ था, देन जो है वो इंडिया अपने कंट्रोल में ले लेता है इसे। ये जो पेपर की ट्रेड है ये अरब मर्चेंट्स पहले किया करते थे गोवा से, बट पुर्तगीज़ यहाँ पर आए, उन्होंने गोवा पर कंट्रोल लिया और 450 ईयर्स तक ये कंट्रोल लिए रखा, यहाँ पर कॉलोनाइजेशन इन्होंने मेंटेन रखी। एंड उसके बाद पुर्तगीज़ ने यहाँ पर 2000 टन्स पेपर एनुअली जो है ना वो यहाँ से ट्रेड की। एंड इस ट्रेड के लिए पुर्तगाल का जो कैपिटल सिटी है लिस्बन उसको यूज़ किया जाता था। तो इसी वजह से पुर्तगीज़ जो है वो गोवा को नहीं छोड़ना चाहते थे, बट इंडिया ने जो है ना अपनी टेरिटरी यहाँ पर बनाई और कंट्रोल ले लिया और गोवा को अपने साथ शामिल कर लिया। एंड पुर्तगीज़ का यहाँ पर रूल ख़त्म होता है, ये उनकी जो ट्रेड थी वो भी ख़त्म हो जाती है क्योंकि पुर्तगीज़ यहाँ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स ले रहे थे, इसीलिए वो गोवा का कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहते थे। सो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो दोनों इवेंट्स हैं कि पेपर की ट्रेड है और दूसरा जो है वो पुर्तगीज़ का जो कंट्रोल है वो गोवा से ख़त्म हो जाता है, तो उससे ये स्टोरी का क्या लिंक है। स्टोरी का ये लिंक ये है कि गोवा के लोगों की लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हो गई वो इस नॉवल में दिखाई गई है एंड पेपर ट्रेड की वजह से क्या इवेंट्स हुए वो चीज़ इस नॉवल में नरेट की गई है। नॉवल के कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो कैरेक्टर है रॉबर्टो का कैरेक्टर, ये नॉवल का प्रोटैगनिस्ट है एंड नरेटर भी है। ये एक सक्सेसफुल कार्डियोलॉजिस्ट है और ये न्यूयॉर्क सिटी में रहता है।
ये गोवा वापस आता है 1980s में। ऑलमोस्ट 1961 के टाइम पर ये गोवा से चला जाता है और उसके बाद 1980s में ये अपनी फैमिली के पास वापस आता है और फैमिली के सीक्रेट्स को अनकवर करता है और अपनी मदर की डायरी को ये रीड करता है एंड ये स्टोरी को नरेट भी करता है। नेक्स्ट करेक्टर डोना इजाबेला का करेक्टर है। ये रॉबर्टो की मदर है, ये फैमिली की मेट्रार्च है एंड ये उस लॉस को लेमेंट करती है जो कि इसकी फैमिली का हुआ है। फैमिली का लॉस क्या हुआ, क्योंकि ये लैंडलॉर्ड से एलीट क्लास से बिलोंग करते थे, तो जब पुर्तगीज़ का कंट्रोल ख़त्म होता है तो इनकी सारी जो लैंड्स थे वो भी चले जाते हैं एंड ये जो रिच फैमिली थी उनका डाउनफॉल स्टार्ट होता है। इसीलिए डोना इजाबेला उस चीज़ को लेमेंट करती हैं। नेक्स्ट करेक्टर अफोंसो का करेक्टर है। ये इस फैमिली का पेट्रार्च है एंड वेल्दी लैंडलॉर्ड है। इसका जो नेम है वो एक पुर्तगीज़ कॉन्करर था उससे लिंक करता है एंड इसको जो है वो किंग ऑफ पेपरकॉर्न्स भी कहा जाता है कि वो जो ट्रेड थी वो इन्हीं की वजह से स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट करेक्टर है पोलो का करेक्टर। इसको गोल्डन सन कहा जाता है इस फैमिली का। ये अपनी लॉ की डिग्री को कंटिन्यू करता है एंड ये जब अपनी फैमिली के पास वापस आता है तो बैड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है, हिपीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है एंड इसको नाइटमेयर्स जो है वो हॉन्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब आते हैं हम अपने माइनर कैरेक्टर्स की तरफ। यहाँ पे सपोर्टिंग जो कैरेक्टर है इस नॉवल में वो कामीना का है, विनी का है एंड मारिया का है। कामीना जो है वो यहाँ पर इनकी आया है जो कि रॉबर्टो को वो डायरी भी देती है जो कि रॉबर्टो की मदर ने लिखी होती है। अब यहाँ पर स्टोरी को जब हम डिस्कस करते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजन आ जाता है। कन्फ्यूजन इस चीज़ का है कि पहले जो है वो पोलो को नरेट किया गया है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस किया गया है नॉवल में, देन रॉबर्टो का स्टार्ट किया गया है। तो ये जो कहानी है वो एक्चुअली में मई 1961 में स्टार्ट होती है जो कि फाइनल मंथ्स होते हैं पुर्तगीज़ रूल के। मींस के गोवा के अंदर पुर्तगीज़ रूल ख़त्म होने वाला होता है एंड इंडिया जो है वो अपना मिशन स्टार्ट करने वाला होता है और गोवा का कंट्रोल लेने वाला होता है। तो क्या होता है कि इस फैमिली का जो गोल्डन बॉय है पोलो वो वापस आता है। इस फैमिली का जो गोल्डन बॉय है पोलो वो अपनी लॉ की स्टडीज़ को पुर्तगाल से कंप्लीट करके वापस आ रहा होता है। तो ये इवेंट होता है मई 1961 में। बट जब स्टोरी जो है वो रॉबर्टो की तरफ शिफ्ट होती है तो वो 1980s में होती है। ये इस फैमिली का यंगर सन था और ये अपनी फैमिली की ट्रेजिडी को इकट्ठा करता है और उस ट्रेजिडी को नरेट करता है। क्योंकि रॉबर्टो अपनी फैमिली के ड्रामा से तंग आ चुका था तो अपने फैमिली के ड्रामा से दूर रहने के लिए वो गोवा से न्यूयॉर्क सिटी चला जाता है और रोबर्टो वहाँ पर अपनी मेडिसिन की स्टडी को कंटिन्यू करता है एंड ये एक सक्सेसफुल कार्डियोलॉजिस्ट बन जाता है। सक्सेसफुल कार्डियोलॉजिस्ट बनने के बाद इसे अपनी मदर की डायरी मिलती है जिसमें इसकी मदर ने अपने पास के सारे सीक्रेट्स को लिखा होता है, फैमिली के हिस्ट्री को, ट्रेजिडी को, उन सब चीज़ों को लिखा होता है। रोबर्टो उन सब चीज़ों को पढ़ता है और उसके बाद अपने फैमिली के हाउस को विज़िट करता है और 1980s में स्टोरी को दोबारा से नरेट करता है। रोबर्टो 1980s में लुटोलिम में अपने एंसेस्ट्रल होम वापस आता है, अपनी फैमिली की सीक्रेट डायरीज को रीड करता है और इसकी ये जो स्टोरी है वो नरेट करता है अपने प्रेजेंट डे को एंड 1961 की टाइमलाइन को। नॉवल की शॉर्ट समरी को डिस्कस करते हैं। ये जो स्टोरी है वो मई 1961 में स्टार्ट होती है। विलेज ऑफ लुटोलिम है, पुर्तगीज़ गोवा में है। पुर्तगीज़ गोवा मीन्स के कॉलोनियल टाइम अब यहाँ पर जस्ट ख़त्म होने वाला है, एंड होने वाला है। डोना इजाबेला जो कि फैमिली के मेट्रार्च हैं वो अपने एल्डर सन और अपने फेवरेट सन गोल्डन सन पोलो के आने का जो है वो वेट कर रही हैं, उसकी प्रेपरेशंस कर रही होती हैं क्योंकि वो अपनी लॉ की डिग्री को कंप्लीट करके आ रहा होता है पुर्तगाल से। अब जिस दिन ये वापस आ रहा होता है तो इसके साथ एक इंसिडेंट हो जाता है। इस पर जो है वो कुछ गुरिल्लाज जो है वो अटैक कर देते हैं और ये उन गुरिल्लाज से बहुत मुश्किल से बचता है और इस इंसिडेंट से बचकर ये अपने घर वापस आता है। वो गुरिल्लाज जो हैं वो पुर्तगीज़ रजीम को एंड करने वाले होते हैं तो इसीलिए पोलो पर भी जो है वो अटैक करते हैं। बट पोलो जो है वो अपने घर पहुंच जाता है। उसके बाद यहाँ से पोलो की लाइफ जो है वो चेंज हो जाती है। मींस कि उनकी फैमिली जो है वो पहले रिच थी, वो लैंडलॉर्ड्स थे, बट अब उनकी जो फैमिली है उसकी फेट चेंज होना शुरू हो जाती है क्योंकि अब वो इंडियन रूल के अकॉर्डिंग रहना शुरू कर देते हैं। तो उनकी जो फैमिली का डाउनफॉल है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है क्योंकि गोवा के अंदर 451 ईयर्स का जो पुर्तगीज़ रूल था वो अब एंड हो चुका था। तो गोवा जो है वो इंडिया के अंदर जो है वो अब मर्ज हो चुका था और गोवा का जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस था वो सब भी जो है वो चेंज हो चुका था। इसीलिए फैमिली जो है वो अब डाउनफॉल की तरफ जा रही थी। पोलो की जो सिस्टर है वो एक लोअर कास्ट से जो है वो लव करती थी, उसी से शादी कर लेती है। पोलो उसके बाद बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है
एंड डोना इज़ाबेला इस चीज़ को लैमेंट करती है कि उसका कल्चर, उनकी फैमिली, उनकी ट्रेडिशंस, उनकी रिचनेस, हर चीज़ जो है वो ख़त्म हो गई है। पोलो को जो है वो नाइटमेयर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं और वो ड्रिंकिंग में, ड्रग्स में, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में एंड इवन के वो हिप्पीज़ में भी इन्वॉल्व हो जाता है। हिप्पीज़ ये जो है वो यूएस के कुछ यंगस्टर्स थे जो कि मटेरियलिज्म के अगेंस्ट थे एंड ये काउंटर कल्चर एक मूवमेंट थी, उसमें ये इन्वॉल्व थे। ये यूएस से यहाँ पर आते हैं। पोलो की सिस्टर अमांडा जो कि विनी से लव करती है, वो एक लॉ कास्ट होता है। इसी वजह से ये फैमिली और डाउनफॉल में चली जाती है और इंडिया जो है वो गोवा का टेक ओवर ले लेता है एंड इसके बाद इस फैमिली की ट्रेजिडीज़ जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। देन रॉबर्टो को इसकी मदर की डायरीज मिलती हैं और 1980s में वो एक सक्सेसफुल कार्डियोलॉजिस्ट भी बन चुका होता है और उसके बाद वो डिसाइड करता है कि मैं अपने पास को दोबारा से जाकर रीचेक करूँगा, अपनी मैरिज को जो है वो ठीक करूँगा एंड अपनी फैमिली का जो पास्ट है उसको डिस्कस करूँगा। तो इसके बाद ये जो है वो अपने होम टाउन वापस आता है, अपने विलेज वापस आता है और उसको पता चलता है कि इसके ब्रदर एंड इसकी सिस्टर अमांडा एंड पॉलो, उनकी भी जो है वो डेथ हो गई थी। एंड जब वो अपनी फैमिली की हिस्ट्री को रीड करता है तो उसके बाद उसकी जो स्ट्रेन्ड मैरिज थी वो उसको भी रिपेयर करता है और अपने गॉन हेरिटेज को भी अंडरस्टैंड करता है एंड इसी रिकाउंसलिंग के साथ रॉबर्टो इस स्टोरी को एंड कर देता है। अब आते हैं हम इस नॉवल के मेजर थीम्स की तरफ। इसका जो फर्स्ट थीम है वो कल्चर एसिमिलेशन है। अब कल्चर एसिमिलेशन कैसे हुआ? एक तो गोवा का खुद का कल्चर था, उसके बाद पुर्तगीज़ ने यहाँ पर आके कंट्रोल ले लिया, पुर्तगीज़ का कल्चर आ गया। उसके बाद जब इंडिया ने गोवा का कंट्रोल लिया तो इंडिया का कल्चर भी आ गया। तो मीन्स कि यहाँ पर कल्चर एसिमिलेशन हो गई। नेक्स्ट जो थीम है वो कास्ट एंड क्लास का है। जो थर्ड थीम है वो है द स्टिंग ऑफ हिस्ट्री। अब जो स्टिंग ऑफ हिस्ट्री है वो यहाँ पर लिंगरिंग ट्रॉमा ऑफ कॉलोनाइजेशन डिस्कस किया गया है, द बिट्रेयल विद इन फैमिलीज और एक जो पेनफुल आइडेंटिटी क्राइसिस से उस कम्युनिटी के कि जिस तरह से पेपरकॉर्न्स को हम क्रश करते हैं और उसका पाउडर बनाते हैं, इसी तरह से कम्युनिटीज़ भी क्रश हो गई थी और पाउडर्ड हो गई थी क्योंकि उनका कल्चर एसिमिलेट हो चुका था, उनकी कास्ट एसिमिलेट हो चुकी थी, उनकी क्लास जो है वो वानिश्ड हो गई थी। उसके बाद उनकी जो खुद की आइडेंटिटी थी वो भी क्रश हो चुकी थी। आज के लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।